हेलो गाइस, तो आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ सॉल्यूशन चैप्टर में चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी परासरण दाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं परासरण दाब क्या होता है। इसे परासरण दाब को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा दी थी। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? पहला जो पढ़ाया था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन था, दूसरा क्या था क्वथनांक का उन्नयन, और तीसरा था हिमांक का अवनमन, और चौथा क्या आज परासरण दाब। तो आज हम लोग परासरण दाब के बारे में पढ़ेंगे कि परासरण दाब क्या होता है। तो परासरण दाब को जानने से पहले हमें विसरण और परासरण के बारे में जानना होगा। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे परासरण दाब के बारे में। ठीक है, जानने के तो पहले हम बताते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या अंतर है। ठीक है, तो पहले डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को समझते हैं क्या होता है। विसरण, इधर हम लिख रहे हैं विसरण, डिफ्यूजन, और इधर हम लिख रहे हैं ऑस्मोसिस, जिसको बोलते हैं परासरण। ऑस्मोसिस। तो देखो विसरण में क्या होता है, पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम बना करके समझाते हैं। क्या देखो, हम यहाँ पे एक झिल्ली लेते हैं जिसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये एक झिल्ली है, मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं? झिल्ली, मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक को मान लेते हैं इधर, इसका नाम देते हैं, ये पहला विलियन है, बिलियन है, और ये भी विलियन है, ये भी विलियन है, लेकिन एक को हम मान लेते हैं सांद्र विलियन है, एक को मान लेते हैं, इसको मान लो कि इधर सांद्र विलियन है और इधर तनु विलियन है। अच्छा, सांद्र विलियन का मतलब होता है जिसमें सॉलिड की मात्रा अधिक हो। ठीक है, और तनु विलियन का मतलब होता है इसमें सॉलिड की मात्रा कम हो। ठीक है, यानी कि इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा, इसमें सॉलिड की मात्रा अधिक होता है, तो उसको बोलते हैं सांद्र विलियन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं सांद्र विलियन है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन को मान लेते हैं C1 और इसका C2। तो यहाँ पे C1 इज, मान लेते हैं कि C1 इज ग्रेटर देन क्या है, C2 है। ठीक है, अब ये मेम्ब्रेन लगा हुआ है इसमें। अच्छा, एक यहाँ भी बनाते हैं पहले। अब यहाँ जो मेम्ब्रेन लगा हुआ है ये एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन है। ये सिंपली एक जनरल मतलब एक झिल्ली है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, जो झिल्ली लगी हुई है वो इसको बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली, इसको इंग्लिश में लिखते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लेकिन इसका ज़्यादा जो नाम फेमस है, शॉर्ट में इसको लिखते हैं SPM। तो SPM ही ज़्यादा फेमस है, तो ये SPM है। यहाँ पे हम यहाँ पे मान लेते हैं इधर विलियन है, इधर क्या है, विलियन है, और इसमें क्या है, विलायक है। इसमें विलायक है, इसमें विलियन। विलियन का मतलब विलय और विलायक दोनों मिक्स है। ठीक है, अच्छा, अब ये विलायक है तो इसका मतलब ये कैसा विलियन होगा? तनु विलियन भी बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं? तनु विलियन। ठीक है, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है इसमें, और ये क्या है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसको हम सांद्र विलियन भी कह सकते हैं। मान लेते हैं कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, C1 इज ग्रेटर देन C2। ये C1 है और ये C2 है। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम समझते हैं पहले, ये विलियन और ये भी विलियन है, या इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं ये विलियन है और ये विलायक है। ठीक है, तो सांद्र विलियन है और इधर तनु विलियन है। सांद्र विलियन का मतलब होता है इसमें सॉलिड की मात्रा अधिक है और सॉल्वेंट की मात्रा इसमें अधिक है। इसमें सॉल्वेंट की मात्रा अधिक है, इसमें सॉलिड की मात्रा अधिक है। ठीक है, अब यहाँ जो मेम्ब्रेन लगा हुआ है, इस मेम्ब्रेन से क्या होगा, इसमें सॉलिड के पार्टिकल्स जो विलय के जो अणु है वो इधर और विलायक के अणु इधर, दोनों इधर उधर क्या करेगा, मूव करेगा।
मतलब यहाँ पे विलय एवं विलायक के जो अणु है वो दोनों इस मेम्ब्रेन से होकर के इस पार से उस पार, इस पार से उस पार क्या गति करेगा। तो विसरण में क्या होता है, विसरण में होता है द नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, द नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इन द रीजन फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, चाहे सॉलिड हो सॉल्वेंट हो, विसरण में दोनों का मूवमेंट होता है, सॉलिड का भी और सॉल्वेंट का भी। मतलब विलय और विलायक दोनों जो है वो मेम्ब्रेन से आर पार पास करता है, मतलब इधर से भी और इधर से भी। मतलब इसमें क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन लगी होती है ना, ये इस मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं, छेद जो होते हैं, छिद्र, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है इसके कंपेयर में, ठीक है, इसका साइज़ बड़ा होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, इसमें विलय के भी पार्टिकल्स पास कर जाते हैं और विलायक के भी पार्टिकल्स, विलायक और विलय दोनों पास करते हैं, ठीक है। तो विसरण क्या होता है, ऐसा विसरण को बोला जाता है कि जिसमें विलय एवं विलायक के अणुओं, विलय एवं विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो यहाँ पे मैं इसकी डिफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि विलय एवं विलायकों के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाता है। यह है विसरण। विसरण में होता है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन द रीजन फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लो कॉन्सेंट्रेशन, एनी सब्सटेंस का द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू फ्रॉम देयर लो कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड मतलब विसरण, डिफ्यूजन। तो विलय एवं विलायकों के अणुओं का अधिक सांद्र वाले क्षेत्र से कम सांद्र वाले क्षेत्र की ओर गति क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। मतलब अगर ये अधिक सांद्र वाला अगर इधर क्या है, इधर विलय अधिक है तो यहाँ से इधर फ्लो करेगा, विलय इधर से इधर जाएगा, और इसी ये विलय इसमें विलायक इसमें अधिक है तो विलायक का ये क्या है, विलायक का अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र है और ये विलायक का कम सांद्रता वाला क्षेत्र है। ये विलय के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र है और ये विलय के कम सांद्रता वाले क्षेत्र है। तो इसमें क्या होता है, विलय के अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना और विलायक के अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जो गति होता है वही गति क्या है, विसरण कहलाता है। मतलब इसमें दोनों पार्टिकल्स, विलय और विलायक दोनों के पार्टिकल्स क्या करते हैं, दोनों मूव करते हैं, दोनों के पार्टिकल्स इस पार से उस पार जा सकते हैं। ये तो ये होता है विसरण। लेकिन जो अब परासरण होता है उसमें क्या होता है, मतलब इसमें क्या है, देखो ये सॉलिड के पार्टिकल्स भी इधर से इधर मूव कर सकते हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर मूव कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो परासरण में क्या है, परासरण में ऐसा नहीं होता है। परासरण में क्या होता है, यहाँ पे हमने मान लिया कि अगर C1 इज़ ग्रेटर देन C2, उसमें वही है। अच्छा, अब परासरण में क्या होता है, देखो परासरण में एक जो ये मेम्ब्रेन लगी होती है वो एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती है, जिसे बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नाम से लग रहा है सेमी परमिएबल, परमिएबल मतलब परमिट करना, सेमी मतलब आधा। तो ऐसा है कि मतलब वो दोनों में से किसी एक को ही परमिट होने देता है। तो किसको परमिट होने देता है, सिर्फ विलायक के कणों को, किसके, विलायक के कणों को ही सिर्फ अपने में से पास होने देता है। उसको बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली होता है कि ऐसी झिल्ली, वैसी झिल्ली जो सिर्फ विलायक के कणों को विलयन की तरफ स्वतः प्रवाह होने दे, उसे क्या कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली। वैसी झिल्ली जो सिर्फ विलायक के अणुओं का विलयन की तरफ प्रवाह होने दे, सिर्फ विलायक का, विलय के नहीं, सिर्फ विलायक के पार्टिकल्स को ही अपने में से क्या करता है, अंदर जाने देता है, अलाउ करता है। मतलब विलायक के ही पार्टिकल्स इस मेम्ब्रेन से गुजर पाएगा, जबकि विलय के नहीं गुजर पाता है, क्योंकि इसमें जो
पोर्स होते हैं ना, जो छिद्र होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो छिद्र जो है इसमें छोटे छोटे होते हैं। उसके वजह से क्या होता है, विलय के जो साइज होते हैं कंपेयर टू विलायक वो थोड़ा ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। तो वो उसको पास करने नहीं देता, सिर्फ किसके अणु को पास करने देता है, सिर्फ विलायक के अणुओं को। किसके? विलायक के अणुओं को। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे विलय और विलायक दोनों के पार्टिकल्स पास कर रहे थे इस मेम्ब्रेन से, ये जो झिल्ली लगी हुई थी। लेकिन यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में सिर्फ विलायक के ही पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ विलायक के पार्टिकल्स, ये सिर्फ विलायक जो, अब देखो विलायक इधर, ये विलयन है, यानी विलायक का सांद्रता इधर ज़्यादा है, तो सिर्फ इसमें ऐसा मूवमेंट होगा। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू अ मेम्ब्रेन थ्रू एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, देखो यहाँ पे, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मतलब विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की तरफ स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, विलय और विलायक दोनों के अणु उसमें से पास कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ विलायक के अणु पास करता है इससे, किससे, अर्धपारगम झिल्ली से। तो परासरण किसे कहते हैं, कि परासरण कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली से। यहाँ पे मैं इसकी डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ। अर्धपारगम झिल्ली से, यहाँ पे लिखा हुआ अर्धपारगम, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एसपीएम से होकर विलायक के अणुओं का विलयन की तरफ स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, या विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले, ये कम सांद्रता है, ये अधिक सांद्रता है, इसको बोलते हैं तनु विलयन, इसको बोलते हैं सांद्र विलयन। तो विलायक के अणु का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि विलायक के अणुओं का एसपीएम से होकर, एसपीएम किसको बोलते हैं, अर्धपारगम झिल्ली को, एसपीएम से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ये होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। या इसको ऐसे बोल सकते हो, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम दियर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू दियर लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये था ऑस्मोसिस। तो याद क्या रखना है, सिंपल अंतर क्या है दोनों में। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में सिर्फ विलायक के अणु ही क्या होता है, पास करता है किधर, विलयन की तरफ, और स्वतः अभिक्रिया होती है। क्या है, स्वतः अभिक्रिया है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें विलय और विलायक दोनों के पार्टिकल्स क्या होता है, पास करते हैं। चूँकि इसमें ये जो मेम्ब्रेन लगी होती है ना, वो एक स्पेशल टाइप की नहीं होती है, सिंपली वो जनरल मेम्ब्रेन होती है जो विलय और विलायक के दोनों पार्टिकल्स को क्या करता है, अलाउ करता है अपने में से जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो अर्धपारगम झिल्ली होती है वो सिर्फ विलायक के कणों को ही अपने में से परमिट होने देता है, किसके, विलायक के पार्टिकल्स को ही अपने में से जाने देता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अर्धपारगम झिल्ली। नाम से सेमी परमिएबल में आधा ही परमिट करता है, किसको, सिर्फ एक को ही करेगा, किसको करता है, विलायक के अणु को। इसका इस अर्धपारगम झिल्ली का एग्जाम्पल है, अच्छा मैं इसकी डिफिनेशन भी लिख देता हूँ अर्धपारगम झिल्ली का यहाँ पे। तो ये था पूरा परासरण, और ये क्या है, विसरण, ठीक है। विसरण में क्या होता है, विसरण में एसपीएम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि परासरण में एसपीएम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है।
तो ये था परासरण और ये विसरण में अंतर, ठीक है। विसरण में याद रखना है कि विलय एवं विलायक दोनों के पार्टिकल्स मूव करता है, मतलब उस अर्धपारगम से, मतलब अर्धपारगम नहीं, मेम्ब्रेन से। इसमें विलय एवं विलायक दोनों के पार्टिकल्स अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्या करता है, गति करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे विलायक के अणु कम सांद्रता वाले से, मतलब विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले, विलायक के लिए अधिक सांद्रता है ना, विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले की ओर क्या होता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि विलायक के अणु विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर के जो विलायक अणु का स्वतः प्रवाह होता है उसी को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक अर्धपारगम झिल्ली के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। क्योंकि अर्धपारगम झिल्ली वैसी झिल्ली होती है जो सिर्फ विलायक के अणुओं को अपने में से आर पार जाने देता है, उसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं, ठीक है। और इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद तब जानेंगे परासरण दाब क्या होता है, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। शॉर्ट में इसको एसपीएम बोलते हैं, तो एसपीएम ही ज़्यादा बोला जाता है इसको। तो अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, वैसी झिल्ली जिससे सिर्फ विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आर पार जाने दे, परंतु विलय के अणु को नहीं। वैसी झिल्ली जो सिर्फ विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आर पार जाने दे, परंतु विलय के अणु को नहीं। क्या कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बस याद क्या रखना है कि अर्धपारगम झिल्ली एक स्पेशल टाइप की झिल्ली होती है जो सिर्फ विलायक के अणुओं को ही अपने में से पास करने देता है, विलय के अणु को पास नहीं करने देता है। इसका जो पोर्स होता है ना, वो जो छिद्र होता है वो छोटा होता है। अच्छा, फिर इसका एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में वही जंतु कोशिकाएं हो गया, एनिमल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जंतु झिल्ली या एनिमल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। और इसमें आ जाता है एक आर्टिफिशियल है, उसको बोलते हैं CuF2 कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, कॉपर फेरोसाइनाइड। इसका फॉर्मूला होता है Cu2FeCN6 का होल 6। तो ये भी एग्जांपल है कॉपर फेरोसाइनाइड। या फिर एनिमल मेम्ब्रेन होता है, तो ये है इसका क्या है, अर्धपारगम झिल्ली का एग्जाम्पल। और ये इसकी क्या है, डेफिनेशन। याद क्या रखना है, अर्धपारगम झिल्ली में सिंपल कि अर्धपारगम झिल्ली एक वैसी झिल्ली होती है जो सिर्फ विलायक अणु को पास करने देता है, विलयक अणु को पास नहीं करने देता अपने में से, उसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जंतु जंतु की जो एनिमल मेम्ब्रेन है, एनिमल के ब्लेडर वगैरह सब होता है, वो सुअर वुअर के। और एक ये एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल वाला कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCN का होल 6, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं परासरण दाब के बारे में, इसे हम मिटा रहे हैं। हाँ, तो अब क्या है, परासरण दाब के बारे में जानते हैं। देखो,
पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। इसमें विलायक है, क्या है विलायक, विलायक का मतलब ये तनु विलयन है, डायल्यूट सॉल्यूशन है, और इसमें विलयन है सॉल्यूशन, और इसके बीच में लगा हुआ है यहाँ पे वही SPM, क्या लगा हुआ है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली। तो अब क्या होगा, ये विलायक है, ये विलयन है। अच्छा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पिस्टन वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रहता है यहाँ, तो यहाँ पे ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मान लो ATM, और यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहाँ भी रहते ही है। अच्छा अब देखो, तो जैसे ही अब देखो विलयन है, यहाँ पे विलायक है, यहाँ पे SPM लगाया गया है, तो जब SPM जैसे ही लगाया जाता है तो विलायक के अणु क्या होता है, विलयन की तरफ स्वतः प्रवाह करने लगते हैं, मतलब यहाँ से फ्लो करने लगता है। तो इधर से क्या होगा, ये जो विलायक के अणु है वो विलयन की तरफ क्या होगा, प्रवाह करने लगता है, मतलब इधर से इधर की ओर इसके अणुओं की क्या होती है, गति होने लगती है। तो ये तो प्रासरण होता है। प्रासरण क्या होता है, विलायक के अणुओं का SPM से होकर विलयन की तरफ गति या प्रवाह क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। तो अभी प्रासरण हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, प्रासरण हो रहा है। विलायक के जो मॉलिक्यूल्स है वो विलयन की तरफ क्या हो रहा है, प्रवाह कर रहा है, यानी कि ये प्रवाहित हो रहा है। तो अब क्या होगा, तब अब इसे देखो, अब इसे रोकने के लिए, अब इस प्रासरण को रोकने के लिए, प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन की तरफ हम एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे, जिसकी वजह से अब सोचो ना कि अगर हम क्या करते हैं, उधर से विलायक के मॉलिक्यूल्स इधर आ रहा है, प्रवाह हो रहा है SPM से होकर के, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पिस्टन लगाते हैं, क्या है पिस्टन लगा करके इधर से हम कुछ क्या करते हैं, सम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब सम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर, इसको पाई से डिनोट करते हैं। सम एक्स्ट्रा प्रेशर अगर हम अप्लाई करेंगे इधर से, तो क्या होगा, जो इधर से जो विलायक के मॉलिक्यूल्स आ रहे थे वो आना रुक जाएगा। अब सोचो अगर हम इधर से प्रेशर अप्लाई करें, इधर से ये ATM तो शुरू में दोनों का मतलब जो वायुमंडलीय दाब है वो तो रहेगा ही। हमने क्या किया, इधर विलयन की तरफ, किधर विलयन की तरफ क्या, चूँकि ये विलायक के अणु विलयन की तरफ क्या हो रहा है, स्वतः प्रवाह कर रहा है, फ्लो कर रहा है SPM के से होकर के। अब हम क्या करते हैं, हमें इसे रोकना है, तो इसे रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, इधर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना होगा। एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने से जो इधर से आ रहा था उसको क्या कर देगा, ये प्रेशर जैसे लगाएंगे तो वो उसके जो प्रवाह है, जो ये विलायक के जो अणु इधर आ रहे हैं उसको क्या कर देगा, रोक देगा। तो वह न्यूनतम दाब, जिस न्यूनतम दाब पर विलायक के अणु विलयन की तरफ आने से रुक जाए उस न्यूनतम दाब को क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रासरण दाब, या इसको ऐसे बोल सकते हो, द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप्ड बाय सम एक्स्ट्रा प्रेशर बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। कि मतलब विलयन के तरफ वह न्यूनतम दाब, विलयन की तरफ लगाए गए वह न्यूनतम दाब जिस पर विलायक के अणु विलयन की तरफ आने से रुक जाए, उस न्यूनतम दाब को क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। सिंपल सा, समझ में आ रहा है ना। देखो पहले क्या था कि पहले ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों तरफ था, विलायक के अणु आराम से स्वतः प्रवाह कर रहा था इधर, क्योंकि SPM सिर्फ विलायक के अणु को ही पास करने देता है, तो इधर से इधर विलायक के अणु क्या हो रहा था, पास कर रहा था। अब हमें क्या करना है, अगर इसके प्रवाह को रोकना है तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया किधर, विलयन की तरफ। तो विलयन की तरफ कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाकर जब लगा रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर, जिस प्रेशर पे इसका जो फ्लो है वो रुक जाए, उस प्रेशर को ही क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। सिंपल है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि विलयन की तरफ लगाए गए वह न्यूनतम दाब जिस पर प्रासरण क्रिया रुक जाए, उसे क्या कहा जाता है, प्रासरण दाब कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ।
परासरण दाब किसे कहते हैं? तो विलयन की तरफ परासरण दाब, विलयन की ओर या विलयन की तरफ, इसको डिनोट किसे करते हैं? पाई से। किससे? पाई से। तो विलयन की ओर या विलयन की तरफ लगाए गए वह न्यूनतम दाब जिस पर विलायक के अणु जिस पर विलायक का प्रवाह विलयन की ओर होने से रुक जाए, होने से रोक दे, उस न्यूनतम दाब को क्या कहा जाता है? परासरण दाब कहा जाता है। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, या दूसरा तरीका यह भी है कि चूंकि विलायक के अणु विलयन की तरफ फ्लो कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? इस क्रिया को परासरण कहते हैं। तो विलयन की तरफ वह लगाए गए वह न्यूनतम दाब, विलयन की तरफ लगाए गए वह न्यूनतम दाब जिस पर परासरण की क्रिया रुक जाए, उस न्यूनतम दाब को क्या कहा जाता है? परासरण दाब कहा जाता है। तो दोनों तरीक़ा से आप बोल सकते हो। ठीक है। परासरण पहले क्या था? जब यहाँ पे हम प्रेशर नहीं लगाए थे तो यहाँ पे विलायक के अणु विलयन की तरफ पास कर रहा था, यानी कि परासरण की क्रिया हो रही थी, परासरण ऑस्मोसिस हो रहा था। लेकिन ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए विलयन की तरफ लगाए गए वह न्यूनतम दाब है ना, विलयन की तरफ लगाए गए वह न्यूनतम दाब जिस पर ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रुक जाए, उस न्यूनतम दाब को क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि विलायक के अणुओं का विलयन की तरफ प्रवाह होना रोक दे, किधर? विलयन की तरफ लगाए गए दाब पर, विलयन की तरफ लगाए गए वह न्यूनतम दाब जिस पर विलायक के अणु का विलयन की ओर जाना बंद हो जाए, उस न्यूनतम दाब को क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। ठीक है। तो ये था परासरण दाब। अब इसका जो है फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं। देखो, फॉर्मूला के लिए एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, यह देखा गया कि जो परासरण दाब होता है, परासरण दाब को डिनोट करते हैं पाई से, किसी बुक में पी से भी डिनोट किया गया। तो जो पाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? सी के। सी होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलयन के सांद्रण। इसको क्या बोलते हैं? सी को विलयन के सांद्रण, या मोलैरिटी भी बोल सकते हो। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मोलैरिटी के थे। ठीक है। तो पाई समानुपाती किसके? सी के, विलयन के सांद्रण के। और पाई समानुपाती किसके थे? टेम्परेचर के। किसके? टेम्परेचर के, ताप के। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया जो परासरण दाब है वो विलयन के सांद्रण के तथा वो जो हो रहा था परासरण उसके टेम्परेचर के क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब यहाँ से क्या है, जब दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ से क्या होगा? देखो, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, चूँकि पाई प्रोपोर्शनल क्या हो गया? सी, और यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, उसका नाम है यहाँ पे लिखा जाएगा CRT। क्या? पहले यहाँ पे लिखते हैं आर आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट एक आर आता है, RCT। तो इसको सही से लिखेंगे तो इसको बोलते हैं P = CRT।
P इज इक्वल्स टू CRT। जो R है ना, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन कांस्टेंट, विलियन नियतांक, सॉल्यूशन कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू, इस R की वैल्यू वही होती है जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। R की वैल्यू वही होती है जो एक गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो R की वैल्यू कितनी होगी? R की वैल्यू होती है 0.0821 ATM लीटर पर मोल इन्वर्स या मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स, ये बोल सकते 0.821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। ये होता है क्या? इसका किसकी वैल्यू होती है? R की वैल्यू होती है। R क्या है? सॉल्यूशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू वही होती है, विलियन नियतांक की वैल्यू वही होती है जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू ये हो गया। C तो आपको पता चली गया, C क्या होता है? विलियन का सांद्रण। T क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, और पाई क्या है? परासरण दाब। पाई क्या है? परासरण दाब। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल आया। अच्छा, C बराबर क्या होता है? सांद्रण। C बराबर फार्मूला होता है N/V। N/V मतलब विलय के मोल की संख्या बटे में विलियन का आयतन। विलय के मोल की संख्या बटे में विलियन का आयतन। विलियन का आयतन ये होता है लीटर में। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? C का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। C का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। तो यूनिट ऑफ C हो जाता है मोल पर लीटर। तो ये है कॉन्सेंट्रेशन का फार्मूला। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे फार्मूला आ रहा है परासरण दाब का, वो क्या होता है? पाई इज इक्वल्स टू CRT। पाई इज इक्वल्स टू CRT। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, चूँकि C इज इक्वल्स टू क्या होता है? N/V। तो यहाँ से फार्मूला बना सकते हो C बराबर N/V CRT। तो V इधर आ जाएगा, तो पाई V इज इक्वल्स टू N/V इंटू C की जगह N/V रख दिया, N/V RT। V इधर आ जाएगा, तो पाई V इज इक्वल्स टू NRT। अगर इसको आप 11th में जो गैस इक्वेशन होता है गैसीय समीकरण क्या होता है? PV बराबर NRT होता है ना उसमें भी, तो क्या उसी के जैसा नहीं मिल रहा है? तो खैर वो उसके जैसा अगर आप उसमें भी था PV इज टू NRT, यहाँ भी पाई V इज टू क्या आ रहा है? NRT। लेकिन इसको ऐसे ये याद रखना, फार्मूला में ये याद रखना कि पाई इज टू क्या होता है? CRT। C बराबर क्या होता है? N/V। तो ये आ गया किसका? परासरण दाब का फार्मूला। तो अभी तक में मैंने क्या क्या पढ़ाया? विसरण, परासरण और परासरण दाब और उसका फार्मूला। विसरण क्या होता है? विसरण होता है जिसमें विलय एवं विलायक के मॉलिक्यूल्स का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जो गति होती है उसी को कहते हैं विसरण। परासरण क्या होता है? परासरण होता है अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलायकों के अणुओं का विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि तनु विलयन। क्या? अर्धपारगम झिल्ली से होकर के विलायकों का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। फिर अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है? वैसी झिल्ली जो सिर्फ विलायक के अणु को ही अपने में से परमिट कर, मतलब अपने में से जाने देती है, उसको बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। फिर अर्धपारगम झिल्ली का एग्जाम्पल एक होता है Cu2FeCN6 मतलब कॉपर फेरोसाइनाइड है। फिर उसके बाद बताया परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब होता है वैसा विलयन की तरफ लगाया गया वह न्यूनतम दाब जिस न्यूनतम दाब पर परासरण का क्रिया रुक जाए उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं परासरण दाब होता है विलयन की तरफ लगाया गया वह न्यूनतम दाब जिस पर विलायक के अणु का विलयन की तरफ जाने से, मतलब विलायक के अणुओं का विलयन की तरफ प्रवाह रुक जाए, उसको क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब का फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली देखा गया, जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पाई जो है वो टेम्परेचर के, और यहाँ से हमने हटाया तो पाई इक्वल टू क्या आ गया? CRT। पाई इक्वल टू CRT। R क्या होता है? सॉल्यूशन कांस्टेंट यानी कि विलयन नियतांक होता है। R का मान वही होता है जो एक गैस नियतांक का मान होता है। गैस नियतांक का मान कितना होता है? 0.0821 मोल लीटर ATM लीटर पर मोल केल्विन। ठीक है, और C इक्वल टू N/V कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब यहाँ पे इसमें हम एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पर। ठीक है, फिर उसके बाद एक दो चीज़ और इसमें हमें पढ़ना है। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब समपरासारी विलयन होता है, अतिपरासारी होता है, अल्परासारी होता है। तो इसके बाद पढ़ते हैं। पहले इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये तीनों क्वेश्चन है।
हमें इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तीनों प्रासरण दाब पे ही बेस्ड है। प्रासरण दाब का फॉर्मूला मैंने लिखा दिया, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT। C बराबर क्या होता है, N/V। C क्या है, विलयन का सांद्रण, मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम, ये विलयन का आयतन और ये विलय के मोल की संख्या। N बराबर M/V। N बराबर क्या होता है, ग्राम में भार बटे अनुभार, ग्राम में भार बटे अनुभार, या मोलर द्रव्यमान भी इसको बोल सकते हो आप, मोलर द्रव्यमान भी बोला जाता है अनुभार को, ठीक है। और R की वैल्यू कितनी होती है, R की वैल्यू होती है 0.082 ATM लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, यानी कि मोल पर केल्विन होता है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 15 डिग्री सेल्सियस पर 5% वेट व वॉल्यूम चीनी के विलयन का प्रासरण दाब हमें ज्ञात करना है ना। तो टेम्परेचर गिवन क्या है, सॉल्यूशन कर इसका। गिवन है टेम्परेचर T बराबर दे दिया 15 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन बदल लो। केल्विन बदलने के लिए क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 273 ऐड करने पर 5 3 8 7 1 8 288 केल्विन, कितना हो जाएगा, 288 केल्विन, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 5% वेट व वॉल्यूम। अच्छा 5% वेट व वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वेट व वॉल्यूम का मतलब होता है 5 ग्राम चीनी 100 ml विलियन में उपस्थित है, विलियन में उपस्थित है, प्रेजेंट है। तो 5 ग्राम चीनी है ना, चीनी का अनुभार कितना होता है, चीनी का अनुभार होता है 342। चीनी का अनुभार निकालना है तो निकाल सकते हो आप, C12H22O11 फार्मूला होता है इसका, उसी से निकलता है। तो चीनी का अनुभार होता है 342। तो अब देखो चीनी का अनुभार 342 है, 5 ग्राम चीनी 100 ml विलियन, विलियन का आयतन भी दिया, हमें निकालना है पाई। क्या निकालना है, पाई, प्रासरण दाब निकालना है। तो पाई बराबर फार्मूला क्या होता है, CRT। क्या होता है, CRT। C बराबर क्या होता है, N/V। C बराबर क्या होता है, N/V। R का मान है 0. फिर RT। अब देखो सबकी वैल्यू पुट करते हैं। N कितना है, N कैसे निकालते हैं, N निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ N क्या है, मोल की संख्या, मोल की संख्या बराबर क्या होता है, ग्राम में भार बटे अनुभार। तो ग्राम में भार कितना दिया है सॉलिड का, 5 ग्राम, तो 5 बटे चीनी का अनुभार कितना होता है 342, 5 बटे 342। अब विलियन का आयतन कितना 100 ml, तो 100 अब बटे में क्या हो जाएगा 1000 इंटू R का मान कितना 0.0821 और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 288 केल्विन, 288 केल्विन। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 ऊपर जाएगा तो 50 बटे 342। तो ये हो गया 50 बटे 342, उसको काट देना है, 50 बटे 342 गुन इंटू 0.821 इंटू 288। आप इसको कैलकुलेट करना, इसको कैलकुलेट करने पर आएगा इसकी वैल्यू 3.4 वायुमंडल, या इसको मात्रक इसका ATM भी होता है, या बार भी होता है, पास्कल भी होता है, प्रेशर है। तो इसको कैलकुलेट करने पर कितना आता है 3.4 ATM। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन भी देखो, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूबिक जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। कह रहे 300 केल्विन पर इस विलयन का प्रासरण दाब 2.57 इंटू 10⁻³ बार पाया गया। कह रहे प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। हमें निकालना है प्रोटीन, मतलब देखो सब कुछ दिया है इसमें, खाली हमें क्या निकालना है, N बराबर क्या होता है, ग्राम में भार बटे मोलर द्रव्यमान, या ग्राम में भार बटे अनुभार। तो वही अनुभार हमें निकालना है, मतलब यहाँ पे 342 था, यहाँ पे उसका इस प्रोटीन का ही भार दिया नहीं है, ठीक है। तो चलो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। गिवन क्या है, जो गिवन है पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वॉल्यूम गिवन है V इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसको पहले लीटर में बदल लो, लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है, तो 1000 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ जाएगा 0.2 लीटर,
0.2 लीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो क्या दिया, 1.2 ग्राम दिया, 1.26 ग्राम प्रोटीन का भार दिया हुआ है, प्रोटीन का भार दिया 1.26 ग्राम, कह रहा है 300, टेम्परेचर दिया 300 केल्विन, टेम्परेचर 300 केल्विन, और प्रासरण दाब पाई का मान कितना दे दिया है, पाई का मान दे दिया 2.57 इंटू 10⁻³ बार, ठीक है, ये भी गिवन है। और प्रोटीन का मास दे दिया है, प्रोटीन का द्रव्यमान कितना दे दिया है ग्राम में बार, 1.26 ग्राम। हमें क्या निकालना है, प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान या अनुभार। तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान को हम मान लेते हैं x, यही हमें निकालना है, ठीक है। तो चलो फार्मूला पुट करते, फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला पाई बराबर क्या होता है, CRT, सी की जगह हम रखेंगे N/V RT। अच्छा, पाई इक्वल टू, फिर से अगर हम लिखना चाहें N के जगह वही होगा ग्राम में भार, ग्राम में भार तो दिया हुआ है, ग्राम में भार कितना दिया, इसको मान लो ग्राम में भार को अभी m मान लेते, तो m/x, ये क्या हो गया, मोल की संख्या, m/x, अब बटे में वॉल्यूम है ही, इंटू RT, यहाँ से x निकाल लेते हैं, तो v को इधर भेज देते, तो क्या हो जाएगा, पाई v इक्वल टू m/RT/x, हमें x चाहिए, तो x इक्वल टू क्या होगा, m/RT/πv, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा m/RT/πv। अब सबकी वैल्यू रखनी है, बस आंसर आ जाएगा। m का मान कितना है, 1.26, r का मान कितना होता है, 0.0821, r हो गया। t का मान कितना है, 300 केल्विन, ठीक है। पाई का मान कितना दिया है, पाई का मान दिया है, पाई का मान है 2.57 इंटू 10⁻³ पाई के बाद क्या दिया है, v का मान कितना है, 0.2 लीटर, 0.2 लीटर। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से 2 पॉइंट है, यहाँ से 2 पॉइंट उड़ जाएगा इसका, यहाँ से हटाने के बाद यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, एक कटेगा, 3 0 नीचे आ जाएगा, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या बचेगा, इसका पॉइंट हटाना है, तो ये पॉइंट हटेगा, तो ये भी पॉइंट हट जाएगा, तो कितना बचेगा, और यहाँ से जब हटाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 4 0 आएगा, यहाँ पे 1 0 ऊपर, तो 3 0 बचेगा, तो ऊपर में बचेगा 126 इंटू 821 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 257 इंटू 2 इंटू 10, ये 10 के पावर -3 है, यहाँ से जो आएगा 3 0 वो हट, इसको कैंसिल कर देगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करने पर इसका जो आंसर आता है वो आता है कितना, 61,200 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। बड़ा ही सिंपल, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब रहता है। एक क्वेश्चन ये भी देखो, लास्ट वाला कह रहा है, एक गोल जिसका प्रासरण दाब 300 केल्विन पर इतना वायुमंडल है दिया हुआ है, कह रहा है इस गोल का सांद्रण क्या होगा, इनमें से सांद्रण निकालना है। अच्छा, हमें पता है पाई बराबर फार्मूला क्या होता है, CRT, यही सांद्रण C निकालना है, तो C बराबर क्या होगा, π/RT, पाई का मान, प्रासरण दाब कितना दिया है, 0.821, भाई R कितना है, R वही 0.0821 होता है, और टेम्परेचर कितना दिया है, 300। क्या करना है, देखो अब पॉइंट यहाँ से उड़ाओगे तो 1 0 पहले लगा दो, 4 अंक इधर भी हो जाएगा, 4 अंक इधर भी हो जाएगा, इसका पॉइंट हमने उड़ा दिया। जब पॉइंट उड़ा दिया, चलो यहाँ पे रहने देते हैं, अब यहाँ को इसको हम फिर से लिख देते हैं, तो यहाँ से हम पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 8210, यहाँ पे हो जाएगा 821 इंटू 300, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, कितना हो गया 1/30, 1/30 का मतलब 1/3 को अगर हम करते तो 0.33 आता है, और डिवाइडेड बाय 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.033 m, या इसका या तो मोल पर लीटर लिख सकते हैं या m लिखते हैं, क्योंकि मोलैरिटी का कैपिटल M होता है ना, तो इसका हो जाएगा आंसर C। तो ये था किस पे, प्रासरण दाब पे क्वेश्चन। अब एक चीज़ और है, उसमें आता है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो इसको हम एक बार जान लेते हैं क्या क्या होता है। हाँ, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, एक होता है
आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं सम परासारी विलयन। तो देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, दो सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा जब उन दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन का परासरण दाब क्या हो, समान हो। ऐसे भी लिखा है सम इस क्या होता है, बराबर परासरण दाब। तो ऐसा विलयन जिसके दो ऐसे विलयन होना चाहिए जिनके परासरण दाब आपस में समान होता है, उसे क्या कहते हैं, समपरासारी विलयन। तो ऐसा दो विलयन जिनका दिए गए ताप पर, ऐसे लिख देते, दिए गए ताप पर दो समान, दिए गए ताप पर समान परासरण दाब वाले दो विलयन क्या कहलाता है, सम परासारी विलयन कहलाता है। ऐसे बोल सकते हो, ऐसा विलयन दो विलयन समपरासारी है, दो विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है यदि दोनों का प्रेशर और दोनों का परासरण दाब क्या हो, समान हो। बस दो विलयन आइसोटोनिक कहे जाते हैं जब दोनों विलयन का क्या हो, परासरण दाब समान हो। जब परासरण दाब समान होगा, यानी कि दो विलयन, मान लो एक विलयन फर्स्ट विलयन और सेकंड विलयन, तो इसका नाम, इसका परासरण दाब पाई 1 और इसका परासरण दाब पाई 2 है। चूँकि दोनों का, दो विलयन का क्या होना चाहिए, परासरण दाब बराबर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, समपरासारी विलयन कहते हैं। तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2, पहले विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन का परासरण दाब दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई इक्वल टू CRT। तो यहाँ से क्या होगा, C1 R तो गैस कांस्टेंट हो तो फिक्स रहेगा, और दिए गए टेम्परेचर पे दोनों के लिए लिया गया तो टेम्परेचर भी फिक्स है। तो C1 RT इज इक्वल टू C2 RT, और यहाँ से T से T, R से R कैंसिल। फाइनली हमारा C1 बराबर क्या मिल रहा है, C1 बराबर C2 मतलब ये जो सांद्रण है ना, पहले विलयन के सांद्रण और दूसरे विलयन के सांद्रण के बराबर होता है, और यहाँ से फॉर्मूला निकल करके इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। दूसरा होता है हाइपरटोनिक, क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं अति परासरी विलयन। तो अति परासरी विलयन क्या होता है, दो विलयन में पहले विलयन को, मान लो कि एक विलयन, पहले विलयन को दूसरे विलयन के रिस्पेक्ट में अगर हम बोलेंगे अति परासरी, इसका मतलब क्या होता है, पहले विलयन का जो परासरण दाब होगा वो दूसरे विलयन के परासरण दाब से क्या होगा, ज़्यादा होगा। दो विलयन को, पहले विलयन को दूसरे विलयन के कंपेयर में अगर हम बोल रहे हैं अति परासरी, तो इसका मतलब हो गया पहले विलयन का जो परासरण दाब है वो दूसरे विलयन से क्या है, ज़्यादा है। बस हाइपर मतलब ज़्यादा, तो एक विलयन का जो पहले का दूसरे से क्या होगा, ज़्यादा। मतलब अगर दो विलयन दिया है कि बोल रहा है कि पहले विलयन दूसरे विलयन के कंपेयर में क्या है, हाइपरटोनिक है, इसका मतलब क्या हो गया, पहले विलयन का वाष्प दाब, मतलब पहले विलयन का जो परासरण दाब है वो दूसरे विलयन के वाष्प दाब मतलब परासरण दाब से क्या है, ज़्यादा है। बस तीसरा एक होता है हाइपोटोनिक, क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं अल्प परासरी विलयन। ये क्या होता है, अगर आपको अगर आपको पूछा जा रहा है कि पहला विलयन दूसरे विलयन के कंपेयर में हाइपोटोनिक है, पहला विलयन दूसरे विलयन के कंपेयर में क्या है, हाइपोटोनिक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो पहले विलयन का जो परासरण दाब होगा वो दूसरे विलयन के परासरण दाब से कम होगा। बस यही है। हाइपरटोनिक में क्या होगा, अगर बोला कि पहला विलयन दूसरे विलयन के कंपेयर में क्या है, हाइपरटोनिक है, हाइपर मतलब ज़्यादा होता है, तो यानी कि पहले विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब से ज़्यादा होगा। और हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, हाइपो मतलब कम, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि पहला विलयन दूसरे विलयन के कंपेयर में हाइपोटोनिक है, इसका मतलब हो गया पहले विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब से कम है, यानी कि पाई 1 इज़ लेस देन पाई 2, ये होता है इसका मतलब हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का मतलब। एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन को, इस पे है हाइपरटोनिक पे, फिर उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है
लिखा हुआ है कि कैन शुगर के, जिसका अनुभार दे दिया, शुगर का अनुभार कितना होता है चीनी का 342, कैन शुगर के 5% वेट व वॉल्यूम, एक गोल पदार्थ x के 1% घोल के, यानी पहला विलियन दूसरा विलियन 2 विलियन है कि आइसोटोनिक है, तो कह रहे हैं x का अनुभार निकालना है। कह रहा है ये जो 5% वाले घोल है वो x और वो 5% वाले घोल पदार्थ x के 1% घोल के क्या है आइसोटोनिक है। 2 विलियन दिया हुआ है, एक वो है 5% ये चीनी वाला और दूसरा वो वाला x वाला है, तो कह रहे हैं x का अनुभार क्या होगा इनमें से। ठीक है, तो इसको निकालना है। तो देखो क्या दिया, क्या है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, 2 विलियन को आइसोटोनिक कब कहा जाता है, जब दोनों विलियन का परासरण दाब क्या हो समान हो, तो आइसोटोनिक है ना। तो आइसोटोनिक विलियन आइसोटोनिक है, तो आइसोटोनिक विलियन के लिए क्या होता है पाई 1 बराबर पाई 2। अब पाई 1 बराबर फॉर्मूला क्या होता है CRT, तो C1RT इज इक्वल टू C2RT। फाइनली यहाँ से RT कैंसिल हो जाएगा, C1 बराबर C2, C1 बराबर C2, C1 बराबर क्या होता है N/V इज इक्वल टू C2 बराबर क्या होगा N/V, लेकिन यहाँ पे N1V1 मान लेते हैं, यहाँ पे N2V2 मान लेते हैं। अच्छा अब देखो क्या दिया है 5% वेट व वॉल्यूम शुगर है ना, 5% वेट व वॉल्यूम शुगर का है ना, तो 5% वेट व वॉल्यूम का मतलब हो गया कि 5 ग्राम शुगर 100 ml विलियन में, कितना 100 ml विलियन में। और दूसरा क्या है x, कह रहे हैं x का कितना है 1% है, तो यानी कि 1% वेट व वॉल्यूम है, तो इसमें x का निकालना है हमें। कह रहे x का अनुभार ही तो निकालना है, x का क्या निकालना है अनुभार निकालना है। अब 1% का मतलब क्या हो गया 1 ग्राम x कितने ml में 100 ml विलियन में उपस्थित है। तो अब बस फॉर्मूला पे लगाना है, तो N1/V1। अच्छा N1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से फॉर्मूला अगर निकालोगे तो N1 इक्वल टू क्या होगा ग्राम में भार बटे अनुभार, ग्राम में भार बटे अनुभार। तो चलो इसको हम आगे यहाँ पे इस फॉरवर्ड करते इधर N1/V1। N1 की जगह हम लिखेंगे N1 ये वाला है पहले वाला, तो N1 की जगह ग्राम में भार कितना दिया 5 ग्राम बटे अनुभार, इसका अनुभार कितना है शुगर का 342 बटे में आयतन कितना दिया 100 ml, तो 100 अब बटे में कितना हो जाएगा 1000। ठीक है बराबर इधर देखो N2 में कह रहा है 1 ग्राम है, तो ग्राम में भार कितना दिया 1, इसका मोलर मास नहीं दिया हुआ, इसका x का अनुभार नहीं दिया, तो यहाँ पर अनुभार लिख लेते हैं, अनुभार डिवाइडेड बाय आयतन कितना वही 100 ml बटे में 1000। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, 5/342 बराबर 1 अनुभार बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/342 इज इक्वल टू 1 अनुभार ऑफ x का। तो अनुभार बराबर क्या होगा, उल्टा कर देना है, तो अनुभार जो होगा x का अनुभार बराबर 342 बटे 5, 342 बटे 5, इसको कैंसिल कर दो, 5 6 जा 34 बचा, 5 8 जा 42 बचा, 5 4 जा 20, तो इतना ग्राम पर मोल। ये हो गया इसका आंसर, किसका, तो इस ऑप्शन में क्या है ये वाला, तो x का अनुभार ये हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा परासरण दाब यानी कि विलियन की चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो भी था लेक्चर समाप्त हो रहा है। आज के बाद अब एक और टॉपिक बचा हुआ वेन टॉप फैक्टर, तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।